नमस्कार विद्यार्थियों। आज 14 सितंबर है, जो कि हमारे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। आज हम अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई से पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे। यह एक एकांकी है, अर्थात वन एक्ट प्ले। एकांकी साहित्य की एक विधा है जिसमें किसी घटना या विषय के एक अंक को प्रस्तुत किया जा सकता है। एकांकी में भी नाटक के समान अभिनय किया जा सकता है। लेखक ने पाठ का शीर्षक रीढ़ की हड्डी क्यों दिया होगा, यह तो पाठ पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इतना ही बताना काफ़ी है कि रीढ़ अर्थात इंग्लिश में इसे स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर का मुख्य आधार है। ठीक उसी प्रकार से लेखक ने इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी को स्वाभिमान का प्रतीक बताया है। इस एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी किस प्रकार से अपनी सार्थकता प्रस्तुत करता है, यह तो पढ़ने पर ही हम जानेंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय। जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1978। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृत पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रमुख कृतियाँ कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। इस कहानी के पात्र उमा, सुशिक्षित युवती, सुशिक्षित पढ़ी लिखी गुणवान लड़की। रामस्वरूप उमा के पिता जो कि अधेड़ उम्र के हैं। प्रेमा उमा की माँ। शंकर युवक जो कि उमा को देखने आने वाला था। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता जो कि पेशे से वकील हैं। रतन रामस्वरूप का नौकर। तो कहानी शुरू करते हैं। उमा एक सुशिक्षित लड़की है जो कि बीए पास है। उसके पिता रामस्वरूप अधेड़ उम्र के हैं। उन्हें उमा के विवाह की चिंता है। तो हमने देखा है कि हमारे समाज में शादी करने से पहले एक रस्म होती है जिसमें लड़के वाले लड़की को देखने के लिए उसके घर आते हैं, जिसमें लड़के के परिवार वाले लड़की के रंग रूप, चाल ढाल तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी लेते हैं। अगर उन्हें लड़की पसंद आ जाए तो विवाह की बात को आगे बढ़ाया जाता है। विवाह से पहले लड़की दिखाना हमारे समाज की रस्म है जो कि आज भी निभाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से गोपाल प्रसाद जो कि पेशे से वकील हैं, अपने बेटे शंकर के साथ
उमा को देखने के लिए आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी में रामस्वरूप और उनका नौकर रतन कमरे का रखरखाव सही ढंग से कर रहे हैं। अब कहानी पढ़ते हैं। एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब यहाँ पर एक कमरे का दृश्य बताया गया है और जिसमें एक महाशय एक तख्त क्या होता है? लकड़ी से बनी हुई बड़ी चौकी होती है, एक तरह से खाट के समान। खाट हम देखते हैं कि नायलॉन की रस्सी या जूट की रस्सियों से बुना जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से तख्त भी उसी आकार का होता है, लेकिन वह उस पर लकड़ियां लगी होती हैं, तो वो तख्त कहलाता है या तख्ता बोला जाता है। तो उसे किसने पकड़ा था? रामस्वरूप ने पकड़ा था और एक तरफ से उसके नौकर ने पकड़ा था। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ उस कमरे में एक तख्त को एक तरफ रखते हैं। रत्न, बिछा दे साहब। यानी अब उस तख्ते पर रतन, जो कि रामस्वरूप का नौकर है, वह उस तख्ते पर एक तरह से बिस्तर चादर वगैरह बिछाने की बात करता है। रामस्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? पसीना बहाना मुहावरा है, बहुत मेहनत करना। यानी रामस्वरूप भी एक तरह से भाई बेटी को देखने आने वाले थे लड़के वाले, तो इसलिए वह भी घबराहट में और क्रोधित होकर उन्होंने अपने नौकर से कहा कि भाई अब तख्त पे तू भाई बिस्तर नहीं बिछाएगा या चादर वगैरह नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? और जब अकल बट रही थी तो क्या तू कहीं और खड़ा था क्या? रतन, तख्त बिछाता है, ही। और रत्न अपने मालिक की बात को सुनकर हंस पड़ता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। बीबी जी यानी यहाँ पर रामस्वरूप अपनी बेटी उमा के लिए बीबी जी वर्ड को संबोधित कर रहे हैं, न कि वाइफ के लिए इस वर्ड को संबोधित कर रहे हैं। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। रामस्वरूप की पत्नी और रामस्वरूप दोनों, रतन हारमोनियम और सितार लेने के लिए चला जाता है, तो रामस्वरूप की पत्नी और रामस्वरूप दोनों तख्त पर दरी वगैरह बिछाने लगते हैं। प्रेमा, जो कि रामस्वरूप की वाइफ है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। लाडली प्यारी, मुंह फुलाना मुहावरा है नाराज होना। अब प्रेमा बताती है कि जब से उसने सुना है कि लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तब से वह मुंह फुलाकर बैठी हुई है। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। यानी यहाँ पर प्रेमा रामस्वरूप जी से कहती है कि भाई आपने ही तो कहा था कि भाई उसे ठीक ठाक से खुशी खुशी अच्छे से तैयार व्यार करके लेकर आना, लेकिन वह तो मुंह फुलाए बैठी है, कैसे मैं उसे तैयार करूं? रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, करीने से ढंग से। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। ये लोग अर्थात लड़के वाले खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। अब यहाँ पर रामस्वरूप जी अपनी पत्नी को बताते हैं कि भाई जो लड़के वाले हैं, भाई उसका पिता जो है और जो लड़का है वह काफ़ी पढ़ा लिखा है, सोसाइटी में अच्छे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, लेकिन वह लड़की कम पढ़ी लिखी चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की उन्हें नहीं चाहिए। प्रेमा, और लड़का, यानी उनका प्रेमा के कहने का मतलब था और लड़का क्या करता है और लड़का क्या चाहता है? रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का
सवा सेर। यानी बाप जो चाहता है तो लड़का क्या कम चाहेगा, वह तो उससे दुगना ही चाहेगा। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। यानी यहाँ पर लड़के ने एक तरह से अपनी सारी जिम्मेदारी एक तरह से अपने माँ बाप पर ही छोड़ रखी है कि जो पिताजी करेंगे वही ठीक है। कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए तो कम पढ़ी लिखी लड़की। क्या करूं, मजबूरी है। यहाँ पर रामस्वरूप बताते हैं कि क्या करूं, उमा पढ़ी लिखी लड़की है लेकिन मजबूरी है कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी बताऊंगा तो शायद उसकी शादी न हो। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में। रतन जब उस कमरे में जहाँ पर तख्त बिछा था वहाँ पर वो हारमोनियम और सितार लाकर रख देता है और थोड़े उसके बाद वह देखता है कि बाहर से कोई आ रहा है। तब वह धीमी आवाज में अपने मालिक से कहता है, रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? अब रामस्वरूप ने जब दरवाजे से बाहर देखा तो देख पाया कि गोपाल प्रसाद अपने बेटे के साथ आए थे और फिर उन्होंने दरवाजे पर जाकर गोपाल प्रसाद जी का स्वागत करते हुए उन्हें अंदर बुलाया और उनसे पूछने लगे कि भाई मकान वगैरह ढूंढने में आपको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? गोपाल प्रसाद खंखार कर, नहीं, खंखार कर, गला साफ करते हुए, गला साफ करना। तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप हाँ हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब यानी लड़के के सामने होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? यानी शंकर जो कि लखनऊ से आया था, मेडिकल कॉलेज से अपने आया हुआ था। तो रामस्वरूप को जिस तरीके से बताया गया था कि वह छुट्टी पर आने वाला है तो हम उमा को देखने आएंगे, इसलिए रामस्वरूप ने उनसे पूछा कि भाई कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। यानी यहाँ पर शंकर बताता है कि कॉलेज की तो कोई छुट्टी नहीं चल रही थी, बस पिताजी ने बुलाया तो मैं वीकेंड पे चला आया। रामस्वरूप तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। अब यहाँ पर शंकर ठीक तरीके से ये नहीं बताता है कि साल भर में वह कोर्स खत्म हो जाएगा, एक तरह से अंदाजे के तौर पर कि नहीं, साल 2 साल तो लग ही जाएंगे। रामस्वरूप साल 2 साल? शंकर हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन अंतर, यानी 1 आध साल का मैं अंतर रखकर ही बताता हूँ कि भाई 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, गोपाल प्रसाद जो कि लड़के के पिताजी हैं, शंकर के पिताजी, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब गोपाल प्रसाद यहाँ पे बिजनेस की बातचीत करते हैं। आजकल शादी ब्याह के मामले में लोगों ने एक नए ढंग की बातें करना शुरू कर दी है। जहाँ पर पहले लोग मुंह खोलकर सीधा दहेज की बातें करते थे, लेकिन आज लोगों ने उसका तरीका बदल दिया है। किसी ने उसे बिजनेस का नाम दे दिया है तो किसी ने उसे एक तरह से कि भाई आप अपनी लड़की को गिफ्ट क्या देंगे, इस तरीके का नाम दे दिया है। ठीक उसी प्रकार से गोपाल प्रसाद ने भी बिजनेस के बारे में बातचीत की, जबकि वो तो लड़की देखने आए हुए थे। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? रामस्वरूप को उनकी बातें समझ में नहीं आई। उसने कहा कि बिजनेस? यहाँ तो ये मेरी बेटी को देखने आए हैं, कोई बिजनेस के लिए तो नहीं आए। समझकर फिर उन्हें ध्यान आया कि अरे हाँ, ये तो दहेज की बातों को बिजनेस कर रहे हैं। तो समझते उन बातों को समझते हुए बोलते, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। यानी भाई अभी आप आए हैं, जरा नाश्ता पानी कर लीजिए, मैं आपकी आओ भगत कर लूँ, तो फिर उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाते हैं। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? अब इस पे गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते हैं कि अरे कोई तकल्लुफ का अर्थ होता है शिष्टाचार। अरे कोई फॉर्मेलिटी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लड़की देखेंगे और बिजनेस की जो भाई बातें हैं छोटी मोटी वो हम आपस में देखेंगे।
यह था आपका पाठ रीढ़ की हड्डी, जो कि आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगला भाग जो कि हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।